नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नए वर्ष में मैं आपसे पहली ये चर्चा करने जा रहा हूँ। चर्चा का विषय है कि नारियों का स्थान कहाँ होना चाहिए हमारे समाज में। अगर हम उन्हें नारियों को कहते हैं कि नारी हमारे बराबर रहें या पुरुषों के बराबर रहें, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये एक धोखा है। और धोखा किसके साथ है? सिर्फ नारियों के साथ ही नहीं है, पुरुषों के साथ भी है। वो कैसे है, मैं वो बस आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि नारियों को सम्मान मिलना चाहिए, पुरुषों के बराबर मिलना चाहिए, तो वो एक धोखा है अपने ही साथ। कैसे, वो देखिए। साधारण सा गणित का सवाल है। अगर हम 90 का 10% निकालते हैं, 90 का 10% निकालते हैं तो बचा 9। 100 का 10% निकालते हैं तो 10। 110 का 10% निकालते हैं तो कितना आया? 11। अगर हम महिलाओं को 90 रखना चाहते हैं, पुरुषों की तुलना में 90, तो धोखा हमारे साथ क्यों हो रहा है? गद्दारी हमारे साथ क्यों हो रही है? क्यों? हमारे आने वाले बच्चों को वो क्या देंगी? अपना 10% देंगी। अगर मानते हैं कि वो 10% ज्ञान, अपना ज्ञान अपने बच्चों को देती हैं। बच्चे ही तो हमारी धरोहर हैं, बच्चे ही तो भारत की धरोहर हैं, बच्चे ही तो कल का भारत हैं। तो उन्हें कितना मिला? 9। और अगर वो हम अपने बराबर रखना चाहते हैं तो वो 10% देंगी, 10 नंबर देंगी, अपने ज्ञान का 10% दे देंगी। और अगर हम महिलाओं को 110 करते हैं, मतलब पुरुषों से भी ज़्यादा अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो वो अवसर अपने साथ लेके ऊपर नहीं जाएंगी। उस अवसर का 10% अगर बच्चों में दे रही हैं तो वो 11 देंगी। मतलब जहाँ 9 मिलना है वहाँ 11 मिलेगा। तो हमारे लिए आवश्यक है ये कि हम अपने कल के आने वाले बच्चों की चिंता करें और महिलाओं को 110% दें, उनको अधिक अवसर प्रदान करें। अब ये कहेंगे कि ये बड़ी कोरी कल्पना है, जहाँ महिलाएं आज पुरुषों से कहीं पीछे खड़ी हैं, वहाँ आप उन्हें अपने से ज़्यादा करना चाह रहे हो या अपने से ज़्यादा करने की बात कर रहे हो। तो मैं कोई कोरी कल्पना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं। गंगा पुत्र, यहाँ पिता पुत्र नहीं लिखा था, गंगा पुत्र माँ का नाम लिखा था। यहाँ कुंती पुत्र लिखा है, यहाँ पे यशोदा पुत्र लिखा है, यहाँ पे राधेय लिखा है। माँ का स्थान समाज में बड़ा ऊंचा हुआ करता था। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, बीच में कालखंड, ऐतिहासिक कालखंड में क्या हुआ, इस पे मैं चर्चा नहीं करूँगा। यहाँ लिखा है विषपाला, आगे लिखा है ऋग्वेद, यहाँ लिखे हैं लोहे के पैर। ऋग्वेद में एक ऐसी चर्चा है कि विषपाला नामक एक नारी युद्ध लड़ी है अपने गांव को बचाने के लिए, और उसका जब पैर कट गया तो उसको लोहे का पैर लगाया गया था, जिससे वो आगे भी अपना युद्ध कर सके। तो नारियां ऋग्वेद में भी इतनी शक्तिशाली थीं। यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है, सावित्री, यामी, अपाला, घोषा। ये सारे लोग शास्त्रार्थ करते रहे होंगे, इन्हें बहुत ज्ञानी माना जाता था। तो ये कल्पना नहीं है कि नारियां हमसे अच्छी रहें, हमारे बराबर रहें। ये जो पीछे वाली सभ्यता है, ये तो बड़े ही अमानुष वाली सभ्यता है, जहाँ हम जंगली प्रवृत्ति में जीना पसंद कर रहे हो या किसी कारणवश पीछे हो रहे हो सकता है हमारे लोग ये चाहते हो कि महिलाएं हमारे बराबर हों, मगर परिवेश का भी असर पड़ता है कि हम उन्हें ज़्यादा अवसर नहीं दे पा रहे हैं। तो परिवेश बदलने की भी आवश्यकता है। और यहाँ पे अगर हम कहें कि नहीं सिर्फ हमारे समाज की बात है, तो सिर्फ समाज की बात भी नहीं है। हमारे दार्शनिकों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने सीताराम की कल्पना की है। सीता पहले, राम बाद में। राधे श्याम की कल्पना की है। कल्पना कहूँ या इसे सच्चाई कहूँ, या आप इसे अपने पूजा पद्धति, अपनी आत्मा मानते हैं। हम सीताराम सीताराम ही करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। एक और लेख है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत थोड़ी कमजोर है, मगर इसका मतलब यही है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ पे ईश्वर बसते हैं। नारियों की पूजा का मतलब कहीं ये नहीं है कि उनको रोज़ अगरबत्ती चढ़ाइए। उनकी बातों का सम्मान कीजिए, उनको अधिक से अधिक अवसर दीजिए। किसी भी विमर्श में जिसमें आप उनसे पूर्णतः असहमत हैं, उसमें भी उनको समझाने के लिए तर्क दीजिए। बाहुबल कभी इतना मजबूत नहीं हो सकता जितना आपका तर्क मजबूत है। आपने 2 झापड़ मार के किसी को समझा दिया, चुप करा दिया, उससे कुंठा उत्पन्न होती है। अपने तर्कों से उसे अपने में मिला लीजिए। अपनी सोच और उसकी सोच को एक जगह लाइए तर्क देके। बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें हम अपने दूसरे साथी से असहमत होते हैं, मगर उनको सहमति के लाने के लिए तर्क दीजिए। और एक चीज़ और है, मतलब हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ाने की कोशिश की होगी?
बहुत से लोग होंगे, मगर बहुत से लोगों का होना भी बाकी है हमारे साथ। क्यों? अगर आपने अपने पत्नी को पढ़ाने की कोशिश की, थोड़ी भी शिक्षा दी, तो वो शिक्षा आपके बच्चे में जाएगी। उसके लिए आपको अलग से ट्यूशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है, और समाज में लोग अपनी माँ से ही पहली अध्यापिका जो मानी जाती है, माँ मानी जाती है। तो मेरा मानना है कि हमें अपने यहाँ की महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। और महिलाओं का बराबरी लाने का जो ढकोसला है ना, मतलब ये तो आवश्यक कार्य है कि महिला हमारे पहले बराबर आ जाएं, मतलब पहले 9 से 100 के 100 बराबर आ जाएं, मगर हमारी आत्मा के अंदर ये होना चाहिए कि हमारी महिलाएं हमसे भी अच्छी रहें, जिससे हमारे आने वाले भारत के जो बच्चे हैं वो एक अच्छा गुरु पा सके, एक अच्छा साथी पा सके, एक अच्छा समाज का अंग पा सके। जय हिंद, नमस्कार साथियों।